होता आपका है। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ? मेरा प्राइमरी एजुकेशन तो जयपुर का है तो और हाई स्कूल, हाई स्कूल भरतपुर से किया है मैंने। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी भरतपुर से ही किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन वो फिर वापस सारा हायर हायर एजुकेशन उसके बाद सारी जयपुर की है। फिर जयपुर की। हाँ। क्या ग्रेजुएशन किस में रही आपकी? ग्रेजुएशन मेरी साइंस साइड से है। साइंस से, बीएससी बीएससी किया आपने है मैंने। किया, हाँ, बायो या मैथ से? बायो से। बायो से। पीएचडी भी आपने की? पीएचडी क्या की। सब्जेक्ट क्या रहा? पीएचडी वैसे टॉपिक मैं तो मतलब आपका? पॉलिटिकल साइंस से थी, तो मेरा था एससी एसटी पे काम किया मैंने। एसटीएससी पे। उसके बाद आपने लॉ किया? उसके बाद लॉ किया। तो साइंस की स्टूडेंट फिर पॉलिटिक्स को पढ़ती है, फिर एसटीएससी पर अपना एक पीएचडी पे शोध करती हैं हाँ जी। और उसके बाद राजनीति में आ जाती हैं। हाँ हाँ। तो जब स्कूल गोइंग थी तब ये लगता था कि राजनीति में जाऊंगी, या साइंस लेने के पीछे कुछ और मकसद हुआ नहीं, करता? मेरा एक्चुअल में क्या था, मैं बचपन से प्रकृति के बहुत नज़दीक रहना चाहती थी। मुझे बहुत पसंद था पेड़ों पे काम करना, पेड़ों को मतलब नज़दीक रहती थी प्रकृति के। आज भी हूँ मैं, घर में पेड़-पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना मुझे अच्छा लगता है। फिर राजनीति के करीबी कैसे बढ़ तो गए? सुनिए ना, तो मैंने सब्जेक्ट भी बॉटनी लिया था और बॉटनी से ही मैंने एमएससी भी किया था। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, तो जिस समय मैंने एमएससी किया और मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया बॉटनी में, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट उसमें ये इकोलॉजी में मैं रिसर्च वर्क करना चाहती थी उदयपुर से। लेकिन मीनवाइल मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो सभी घर वालों ने और ससुराल वालों ने कहा कि हम लोग तो सब आर्ट साइड के, एक तुम ही साइंस की हो, अपना ट्रैक चेंज करो। तो इन लोगों ने वापस मुझे कहा कि भाई आप एमए करो। लेकिन पुरुष प्रधान समाज की पहला थप्पड़ यहीं पड़ गया आपको। नहीं नहीं, पुरुष प्रधान की बात नहीं थी कि ट्रैक बदलो। ट्रैक बदलो, ये बात ठीक थी, लेकिन फिर मुझे आपने लगा नहीं कि कहा कि यार मैं साइंस में, आप आर्ट्स हो, आप ट्रैक बदल लो, आप लोग साइंस में आ अब जाओ। जो भी था एक को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है आपने ना। कर दिया, तो ठीक मैंने है। कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वापस शादी के बाद एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी करी और पीएचडी करने के बाद में फिर बाद में लॉ भी कर ली। और उसके बाद में, क्योंकि शादी के टाइम मेरी शादी अलवर में हुई थी और इनके पेरेंट्स यहाँ थे, तो ये एक भाई इनके पहले एक्सपायर हो गए थे, 2 भाई थे, तो एक जने को तो संभालना ही था ना परिवार। जी, जी। इसलिए फिर मैंने यहाँ इनके साथ में मैं यहाँ आ गई, तो फैमिली को संभालना ज़रूरी था। मैंने परिवार को प्राथमिकता दी और इसीलिए मैं बाड़मेर शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से फिर और राजनीति कुदरत। सब्जेक्ट था, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए राजनीति में यहाँ पे आ गई। हालाँकि राजनीति एक ऐसा विषय है जो आदमी, ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट हो या नहीं, वो ऑटोमेटिक स्वभाव में होता है, नेचर में होता है। हम स्कूल टाइम में भी हम राजनीति, हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल था कि हम स्कूल में भी हमें राजनीति के छोटे-छोटे पार्ट्स पढ़ाए जाते थे, छोटे-छोटे इलेक्शन हुआ करते थे स्कूल में। स्कूल में भी हमारे जैसे स्कूल क्लास में मॉनिटर बन गई हैं। मॉनिटर बन गए, या स्कूल का अब हमारा इलेक्शन होता था, स्कूल प्रेसिडेंट होता था, स्कूल प्रेसिडेंट होता था। उस स्कूल प्रेसिडेंट में भी हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक-दूसरे के लिए काम किया करते थे कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको क्या करना है, कौन बनेगा। और ये सारा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ये करती राजनीति की थी। कूटनीति बचपन हाँ, से याद है? बचपन से। ठीक है। फिर कॉलेज टाइम में भी यही होता था कि कौन कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये किसको बनाना है, कौन बनेगा, ये डिसाइड हम ही लोग या किया किंग करते मेकर थे। रही हैं, मतलब खुद नहीं आगे आई कभी बनने के लिए? नहीं, प्रयास खुद ने नहीं किया, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बनूँ, लेकिन किसको बनाना है ये ज़रूर हम तय किया करते बात चल रही थी कि थे। आप राजनीति में किस तरह से आई थी, तो हुँ। जब आप शादी हो गई और आप जब राजनीति में आई, तो पहला जो आपका स्टेप रहा, पॉलिटिकल स्टेप रहा बाड़मेर को लेकर, वो कैसा रहा? मैं वैसे थोड़ा शुरू से कॉलेज टाइम से ही एक्टिव तो थी, लेकिन सोशल वर्क प्लस राजनीति में इतना कीन इंटरेस्ट नहीं था मेरा, लेकिन हाँ ठीक है, एक्टिवनेस थी मेरी। जब मैं यहाँ बाड़मेर में आई, यहाँ पे मैंने यहाँ लोगों को देखा, लोगों की स्थिति देखी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं हर तरफ। हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो अभाव देखा ना, तब मुझे लगा कि यार इन लोगों के साथ में कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस रूप में नहीं था कि भई मैं बिल्कुल डायरेक्ट राजनीति में ही आऊँ।
फिर मैंने थोड़ा-सा एनजीओ का अपना काम शुरू किया। मैं एनजीओ के थ्रू लोगों की बहुत मदद की, लोगों के मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कैंप लगाए, बच्चों के लिए लगाए, लेबर के लिए लगाए, बहुत सारी उनकी डायरेक्टली एनजीओ का काम किया। फिर धीरे-धीरे क्योंकि मेरा परिवार शुरू से बीजेपी की भावनाओं के नज़दीक ज़्यादा रहा था और बीजेपी लीडर ललित किशोर चतुर्वेदी जी भी हम लोगों से काफ़ी नज़दीक थे हमारी फैमिली से, तो हम लोग उनसे कंटिन्यूअसली मिलते रहते थे। मेरे जो बड़े जेठ हैं, वो संघ परिवार से शुरू से जुड़े हुए थे, तो यूँ हमारा आना-जाना रहता था, तो फैमिली पूरी जो शुरू से ही संघ परिवार से जुड़ी होने की वजह से और ऐसा रहता था कि हमेशा आना-जाना रहता, तो सबने मुझे ये कहा कि आप पार्टी जॉइन कर लें और लोगों की मदद करें। तो निश्चित रूप से मेरे मन में यही था कि आपने जब यार पहली बार छोटी-छोटी पार्टी ज्वाइन करी थी उस वक्त कोई आपका गॉडफादर रहा है बीजेपी में बाड़मेर में? अ, उस समय और तो कोई नहीं था, लेकिन गॉडफादर के रूप में कह लो या किसी के रूप में कह लो, शुरुआत में तो मैं उस समय तो ललित किशोर चतुर्वेदी ही थे हमारे। बाद में जब मैं जॉइन कर ली और पार्टी में काम करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ जब मैं कार्यकर्ता बनी और लोगों के बीच में आना-जाना शुरू किया, उसके बाद ओम प्रकाश जी माथुर जब से मेरे संपर्क में आए, तो हमने उनके साथ में रह के काम करना शुरू किया और उन्होंने हमारी काफ़ी मदद भी की। मेरे अच्छे मतलब मेंटोर रहे वो और आज भी हैं और हमेशा ही मदद करते रहते हैं। बाड़मेर में महिला राजनीति में जब बात करें तो उस वक्त मदन कौर जी एक बड़ा नाम हुआ करता था, उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम था महिलाओं के लिए। तो आपको ये तो नहीं लगा उस वक्त ये यहाँ बड़ा एक वैक्यूम है? तो वैक्यूम तो था ही, लेकिन एक बहुत अलग मेरे लिए ये जगह भी बड़ी अलग ही तरह की जगह थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, महिला बिल्कुल इलिटरेसी थी महिलाओं की, कहीं मतलब मैं ये चाहती थी कि यहाँ कुछ किया जाए, ना कि वैक्यूम को देख कर के मैं यहाँ नहीं आई। मुझे लगा कि यहाँ वास्तव में कुछ करने की जगह है। मैंने देखा उस समय पर ये स्थिति ये थी कि लोग पानी पीते थे ना, जो जिन टाँकों का, उन टाँकों को पानी के अंदर भी लोगों की मैंने देखा कि वो हरी काइयाँ पड़ी रहती थी, उस पानी को छान-छान के भी लोग पीते थे, क्योंकि इतना भी नहीं सेंस था कि ये पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। उससे भी लोग पी के काम चलाया करते थे। मैंने बहुत उस स्थिति में देखा है कि ऐसा लगता था कि लोग कौन-सी सदी में जी रहे हैं। लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला, वेल ड्रेस अप महिला जब इन गाँव ढाणियों में जाती थी, तो पहला आकर्षण तो ये था कि एक महिला होकर, उतनी वेल ड्रेस अप होकर हमारे बीच आ रही है, हमसे बातचीत कर रही है, हमें समझा रही है। तो पहला आकर्षण तो लोगों में वही रहा होगा? निश्चित रूप से ये तो रहता ही था और लोग सुनते भी थे, सुनने आया करते थे। लोग जब मैं भाषण देने जाती थी, तो उनको बड़ा लगता था कि यार एक औरत कैसे बोल सकती है? एक औरत भाषण कैसे दे सकती है? ये उन उस टाइम लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ ये हुआ बातें करती करीबन थी। आप कर रही हैं 22-23 साल पहले हाँ, की हैं। मैं बात कर रही हूँ करीब 25 साल पहले की। 25 साल। उस समय पर लोगों के लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य था कि एक महिला पुरुषों में आके कैसे भाषण दे सकती है और वो भी हिंदी में कैसे बोल सकती है, और पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी-लिखी कैसे हो सकती है इतनी। तो ये चीज़ तो थी, लेकिन उसके साथ-साथ में जैसे जिस समय हमने वहाँ काम करना शुरू किया, मैंने चौहटन में काम किया, उस समय चौहटन की हालत बहुत खराब थी। कच्ची सड़कें थीं, 48, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर तक पे भी हम लोग काम करते। गाड़ी गरम हो जाती थी, पूरी गाड़ी 4x4 गाड़ी गरम हो जाती थी, उसको रोक करके ठंडा करके फिर हम आगे चलते थे। चलिए आपसे और भी ऐसी बात स्थिति करेंगे में कि जब महिलाओं की ऐसी स्थिति थी तो आप अपने घर से कैसे निकली, आपने ये दहलीज को कैसे पार करके लोगों तक पहुँचे, उस पर भी बात करूँगा अभी आगे और आपसे। आप तो शादी होकर आई थी, हुँ। शादी होने के बाद इस तरह से जब घूम रही थी गाँव-गाँव ढाणियों में, तो सास-ससुर ने कहा नहीं कि विंदनी अपने नहीं जानो बार? नहीं, मेरी सास अनपढ़ थीं, लेकिन बहुत डेवलप माइंड की लेडी थी और हमेशा ही वो प्रोग्रेसिव सोचती थी किसी भी चीज़ को लेकर के। उन्होंने कभी मेरे को इस चीज़ के लिए टोका नहीं, ना कभी ससुर जी ने टोका और मेरी पूरी फैमिली इस मामले में अच्छी है। मेरे जेठ हैं मुझसे, वो हमेशा ही पॉज़िटिव सोच रखते हैं। हस्बैंड तो हमेशा सपोर्टिंग रहे ही हैं। हुँ, हमेशा ही मतलब मेरे को फैमिली ने सपोर्ट किया है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में कि मुझे कभी फैमिली की वज़ह से कोई हर्डल आई हो।
आपने जब पीएचडी किया था तो आपका एसटीएससी पे बाड़मेर पे आपका पूरा अध्ययन रहा। हम्म तो उस वक्त आपका बहुत सा जाना हुआ होगा उनके हम्म घरों में, ढानियों में। हम्म। तो ये जो कास्ट डायनेमिक्स हैं हम्म। वो कहीं कहीं आड़े हारे, किस चीज को क्योंकि लेके? अज्ञानता तो अभी भी है यहाँ पर, भेदभाव जातिगत व्यवस्थाएं बहुत हैं। हाँ हाँ, जब है ना। आप एसटीएससी में जब जैसे काम मैंने किए। किया चौहटन और सिवाना में, जो एससी और एससी एसटी है, इनमें जो इनकी जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, इनका कंपैरेटिव जो है, मैंने आपने डिफरेंस स्टडी जो रहा किया है था। इसका स्टडी किया था कि ठीक है। भाई सिवाना का एससी क्या सोचता है, वहाँ का क्या सोचता है। ठीक ये है बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है जी। जो बहुत पहले था। अब थोड़ा सा ये है कि न्यू जनरेशन कुछ पढ़ने लगी है, तो थोड़ा सा अपने राइट्स को लेकर अवेयर हुई है। और आज से 25 साल पहले तो स्थिति और भी खराब थी। उसमें भी महिलाओं की बहुत ज्यादा। महिलाओं की तो बहुत ज्यादा थी। जी। हाँ, इनमें ये जरूर है कि जो कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सेकंड जो कुछ लोग अनपढ़ हैं, उनकी फैमिली आज भी वहीं की वहीं है। वो स्थिति अभी भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्रीमी लेयर भी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को ये लोग नहीं समझ पा रहे। और पॉलिटिक्स में भी वो स्थिति कि कोई एक फैमिली है तो है, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं। उसी चीज पर मैंने अपना काम किया था, वो उसी पे मैंने क्या अपना क्या रिसर्च। एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके उस वक्त? एक्सपीरियंसेस तो मोटा मोटी आपको कुछ लगा हो आपकी इस पूरी पीएचडी का भाई जब मेरे आपने। को ये लगा कि सबसे पहली चीज तो है कि लेक ऑफ एजुकेशन बहुत जो है ना, है वो इस कम्युनिटी सोसाइटी में। में। हाँ, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ इस तरह का, कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, इनमें कुछ उनको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं, अपने तो यही करना है। मेन स्ट्रीम से भटके हुए लोग हैं। मेन स्ट्रीम जो होनी चाहिए इनको, उससे ये भटके हुए लोग हैं। क्योंकि जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे हैं। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी लोग, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आज रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो रिजर्वेशन का लाभ हर SC ST को नहीं मिल रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिल रहा है। बाकी लोग सब वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। सेम पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में भी जो पॉलिटिक्स में आ गया, वो दूसरे लोगों की परवाह ही नहीं कर रहा है जो वो कोई वही वो आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरे अपने भाइयों की वो परवाह ही नहीं कर रहा। वो कहीं भी है तो है, वो अपने संबंध आगे बढ़ाता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो अपने जो भाई वहाँ पीछे बैठे हैं, उनको आवाज देके आगे साथ लाने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये चल हमारी जानकारी मुताबिक आप करीब 94 में आपकी शादी हुई। 94। 97 में आप राजनीति में आई, यही है ना? तो बीजेपी में आप आई हैं, आपका प्रवेश कब रहा है बीजेपी का? 98 96 में। नहीं, बीजेपी में तो आई हूँ 97 में जी। और बाड़मेर में यहाँ 98 में आई हूँ। बीजेपी में आप आई 97 में। मैं वहाँ अलवर में ही मैंने थोड़े बीजेपी की मीटिंगों में जाना शुरू कर दिया था, और फिर और आप यहाँ बाड़मेर में 98 में आई हूँ। फिर आप 2008 में यहाँ का टिकट भी बीजेपी का ले आई थी, लेकिन कमल खिला नहीं पाई थी। क्या बड़ी वजह रह गई कि बीजेपी जैसे सिंबल से आकर भी आप चुनाव हार गए? भीतरघात, बड़े नेताओं की लड़ाई आपस की, और मेरे साथ में भीतरघात, वो भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा। नाम लेना उचित समझेंगे उन लोगों का जिन्होंने भीतरघात किया, या जिन बड़े नेताओं का आप जिक्र हाँ, बिल्कुल। गंगाराम चौधरी की परिवार ने पूरा भीतरघात किया, और ऊपर के कुछ लोग भी मिले हुए थे उनके साथ में। ऊपर के कौन? वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक रहेगा। और बाकी मेरा तो यहाँ सीधा लोकल लेवल पर गंगाराम चौधरी का परिवार था, जिन्होंने खुलेआम महासभाएं बुला गंगाराम चौधरी को ऊपर से किसने सपोर्ट कोई किया? ना कोई रहा होगा, उन्हीं का कोई आला कमान था जिनके इशारे पर ये सब हुआ। और खुलेआम बता रहे हैं बीजेपी के भी कुछ लोग और भी नाम ले रहे हैं जो भीतर। हाँ, तो और लोग यहाँ के नेता थे ना संगठन के बीजेपी के, वो खुलेआम मंचों पर बैठ करके उनके साथ मिलकर के बीजेपी को हराने में लगे हुए थे। बीजेपी तो थी नहीं ना 2008 के इलेक्शन में। बीजेपी कहाँ थी? पूरी की पूरी बीजेपी और यहाँ का जो लोकल संगठन था, वो बीजेपी को हराने में लगा हुआ था। जिस तरह अभी 2023 में जिताने में लगा हुआ। हाँ, जिस तरह जो 2023 में बीजेपी को एक निर्दलीय को जिताने में लगा हुआ था बीजेपी का संगठन, ऐसे 2008 में हराने में लगा हुआ था। वही सेम कंडीशन। तो आप उसी से नाराज होकर फिर बीजेपी को आपने छोड़ दिया था शायद 2015 में? हाँ, 2015 में छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ दिया। इसलिए ऐसे भी नहीं छोड़ती मैंने इनका वेट किया। 1 साल भर बैठ करके मैंने बीजेपी वालों का वेट किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं है,
नाराजगी होती रहती है, मैं वापस बीजेपी में जाऊंगी, लेकिन बीजेपी वालों का कोई भी मैसेज मेरे पास नहीं आया जी, और सभी लोगों को इन्होंने वापस पार्टी में लिया सिवाय मेरे। जी। और देखिए ये कहा गया, कुछ लोगों को ये कह के भेजा गया यहाँ आने वाले प्रभारी महोदय को या और भी लोगों को कि किसी को भी पार्टी में ले लेना, मृदुरेखा चौधरी को पार्टी में नहीं लेना है वापस। अच्छा, इतनी बड़ी नाराजगी रही आपकी? हाँ, जी। पूरा ऊपर से इनके पास मैसेज ये भेजा जाता था, जो भी लीडर यहाँ आता और था। 14 के बाद तो बीजेपी मैंने तो बढ़ती गई। पार्लियामेंट तक वेट किया इनका, कर्नल सोनाराम के इलेक्शन तक वेट किया। कर्नल सोनाराम को हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, बात खत्म करो उसको। तो कर्नल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा अगर होता है तो क्या है कि मृदुरेखा को अगर मैं लेता हूँ तो कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। उन्होंने पर्टिकुलर कहा कि उसके लेने से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब बीजेपी मुझे लेने से नाराज होती है तो अपने को ऐसी कौन सी पड़ी है। फिर साल 1.5 साल बाद मैं गई हूँ कांग्रेस में, वेट करने के बाद। कांग्रेस में आप शायद 2015 में चली गई। 15 में पंचायत इलेक्शन के टाइम में गई थी मैं तो। और 2022 में आपने कांग्रेस छोड़ भी दी और फिर वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो फिर ऐसा क्या हो गया इस 7 सालों में कि जो बीजेपी आपको लेने को तैयार नहीं थी और फिर आप बीजेपी में आ गई? बीजेपी में तो मैं इसलिए आई कि कांग्रेस भी कोई भली पार्टी तो है नहीं, ठीक है, वहां जाकर भी देख लिया मैंने। और वो दूसरी चीज है, देखो अपना घर होता है जैसा भी है, ठीक है ना। अब मैं वहां रही, वहां भी काम किया, ऐसे नहीं है कि मैंने वहां पे भी मैंने तो अपने डेडिकेशन तो से वही ही बात काम होगी किया। कि मैंने बहुत देखा है पराए शहरों में रहकर, अब शाम होती ही मुझे मेरा घर अच्छा मेरा लगता घर है, जैसा भी है, अपना घर फिर भी अपना घर ही होता है। है। और कहीं भी चले जाओ, कहते हैं ना हार्दिक सब जगह काले ही हैं, तो वही वाली बात है। तो बीजेपी में भी काले हैं, उधर भी काले हैं, हाँ, तो तो इन इससे कालों तो के ठीक बीच है, में अपना गोरी घर ही मैम, ठीक है। ये काले के बीच में गोरी मैम सेट कैसे होंगी? अब ठीक है, जैसे भी घर तो अपना है ना, तो इसलिए मैंने कहा भाई अपने इज्जत घर हो चाहे ना हो, इज्जत, घर अपना हो। अब घर अपना हो बस जी। इसलिए फिर मैंने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली और मैं खुश हूँ कि अब मैं बीजेपी में हूँ। जी। और 2023 और 24 की जो इलेक्शन रहे विधानसभा लोकसभा पे, उस पर भी बात करेंगे हाँ क्योंकि आप उस बिल्कुल, पर भी बड़ी एक्टिव रही थी। हाँ तो ये तो सारा रहा कि आप बीजेपी में आई, बीजेपी से गई, फिर कांग्रेस में गई, कांग्रेस से वापस आ गई, आपको लगा कि हार्दिक सब जगह फिर काले हैं। अब क्या लगता है कि 2023 और 24 का जो इलेक्शन रहा विधानसभा और लोकसभा का, आप बड़ी एक्टिव रही उसमें, आपको लगता है आप एक्टिव एक रही में तो? निखिल जी, मैं एक जी अपनी तरफ से कुछ जी यहाँ आपको ये कहना चाहती हूँ जी कि मैंने जो ये इतना लंबा समय राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में देखा, बहुत अच्छे नेता बीजेपी में भी देखे। भैरव सिंह जी शेखावत के साथ भी मैंने काम जी किया, जी बड़े नेताओं के साथ किया, केंद्र के साहब सिंह जी वर्मा को भी देखा, वो अच्छे नेता देखे मैंने। जी उनकी कुछ वैल्यूज थी, जी उनका काम करने का एक अनुशासित तरीका था जी और वो कार्यकर्ताओं की बहुत केयर भी करते थे, चिंता जी करते थे। जी बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, जी बहुत कुछ सीखा। जी जी समय की पाबंदी कैसी होनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान कैसे रखना चाहिए, जी किस तरह से अपने कार्यकर्ता की चिंता करनी चाहिए। जी उनको ये मालूम था कि एक कार्यकर्ता, एक नेता जो है कार्यकर्ता के पीछे बनता है। जी और आज जो नेता, बड़े-बड़े नेता बने हुए घूमते हैं, उनको कार्यकर्ता बनाता है। जी और एक कार्यकर्ता क्षेत्र में किस तरह से संघर्ष करता है, जी जब एक नेता तैयार होता है। जी लेकिन अब जो राजनीति इस समय चल रही है, जी जैसे 2023 से कह लो या मैं तो समझती हूँ 14 से पिछले ही कर 14 से ही कह लो। जब से मोदी जी आए हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। मोदी जी कह लो या जो भी है, जी इस समय जितना ये जब से ये सोशल मीडिया की राजनीति आई है, तब से शायद कार्यकर्ता कुछ भूल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हम ये उम्मीद करते थे कि वो लोगों के ज़हन में जाकर के लोगों की मानसिकता को बदलेगा, लोगों के ज़हन में जाकर उसकी वैल्यूज़ को समझेगा और समझाएगा। वो चीज़ें कुछ हम कहीं खो रहे हैं, वो मूल्य हम कहीं खो रहे हैं। वो मूल्य वैल्यू की बात करें तो जो भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम में हाँ, रही। मुझे याद है कि भैरव सिंह जी शेखावत के पास में कई बार मिलने जाती थी, तो बहुत हँसते थे। बोले यार इतनी पढ़ी-लिखी लड़की हमारे साथ में है जी और राजनीति में है, हमारे लिए तो बड़ी बात है। जी ये कहते थे वो कई बार। अच्छा, पढ़ लिख करके जबकि ये तो नौकरी भी कर सकती है, फिर ये क्यों राजनीति में आई है? जी लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम काम करो, मैं आप तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, मुझसे कहते थे कई बार वो।
मुझे आश्चर्य है कि वो 7:30 बजे जाती थी कई बार मिलने, तो वो 7:30 बजे भी तैयार हो जाते थे। जी। सुबह तैयार मिलते थे लोगों को और बिल्कुल सहज भाव से एक-एक आदमी से मिलना, जवाब देना, उसको संतुष्ट करके भेजना। जी। काम हो या नहीं हो, ये क्वालिटी अब नेताओं में हमारों में तो रही नहीं है। आज की तारीख में तो स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है और इस फ़ोन ने, इस मोबाइल ने तो नेताओं को झूठ बोलना सिखा दिया। होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं, करते कहीं हैं और अब तो इंटीमेसी खत्म हो गई। आज स्थिति ये है बीजेपी के अंदर, मैंने देखा है हमारे टाइम में जब भी कोई मीटिंग कॉल करते थे, हम सब पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया करते थे, उनको सह-सम्मान बिठाते थे, उनको इज्जत देते थे। लेकिन अब की राजनीति के अंदर तो ये हो गया है कि जो कल तक बीजेपी के खिलाफ थे या बीजेपी को गालियां देते थे, वो लोग बीजेपी में घुस गए और घुस करके आज बीजेपी के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं और जो मूल नेता हैं बीजेपी के, उन नेताओं को ना तो कोई पूछने वाला है, ना उनका सम्मान देने वाला है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने अपना खून पसीना दिया इस पार्टी को खड़ा करने बाड़मेर के संदर्भ में बात मैं बाड़मेर के संदर्भ में देख रही हूँ। जैसे पुराने जितने भी लोग थे हमारे, जैसे रतनलाल बोरा हो गया, रोचामल जी हो गए या जितने भी पुराने नेता हैं, वो अपने आप को इतना उपेक्षित महसूस करके घर पे बैठे, उनको कोई कोई ना कोई मीटिंग में बुलाता है, ना कोई कॉल होती है, ना कोई बात होती है। वो लोग हैं मेरी कह लो जैसे है, जैसे कुछ लोग जब बीजेपी में या कुछ भी नहीं हुआ करता, जो आप ये नाम ले रही रोचामल सिंह, हाँ, इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है भाई। आज जो बीजेपी है, जो पल्लवित होकर के उभर करके आई है, आज बीजेपी किन लोगों की वजह से है? वो कल आए हुए उन लोगों की वजह से नहीं है। मैं उन लोगों को जानती हूँ जिनसे मैं कभी ये कहती थी कि आप रसीद कटा लो बीजेपी की, तो बोले हमें बीजेपी से लेना देना क्या है। वो लोग आज बीजेपी में पदाधिकारी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर नाम लूं तो मुझे अच्छी तरह से उनके चेहरे याद हैं, जिनको मैंने सिर्फ एक-एक रसीद बुक के उनको मेंबर बनने के लिए कहा, तो उन्होंने बीजेपी के कहा कि हमें क्या लेना देना इस पार्टी से, हमें कोई मतलब नहीं है। और आज वो बीजेपी के धनी बने हुए बैठे और जो बीजेपी के मुख्य बेचारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों को वो जाते हैं तो नीचे बिठाते हैं। वो ऊपर कुर्सी में बैठ के नीचे उनको बिठाते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। सीनियर कार्यकर्ता आपकी को स्थिति अभी ऐसी है बीजेपी में? लगभग यही समझो। रतनलाल जी के बहाने से अपना दर्द भी निकाल दो। यही समझ लो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे याद है कि मैं वर्ष 2001 में जब यहाँ ईटीवी में आया था, तो ये रतनलाल जी बोरा, रोचामल जी सिंधी, मिर्चूमल जी, ये तमाम जो लोग थे पार सिंह जी, परबत सिंह जी, ये सब वो लोग थे जिन्होंने बीजेपी को काम किया। युवा मोर्चा की अपनी एक टीम हुआ करती थी। यही थे भाई, यही थे भाई। अब वो सभी लोग संघर्ष वो दौर था जहाँ बीजेपी को का नाम लोग सुन करके भड़कते थे। जैसे मैं भी आई उस समय पर, जाट समाज में बीजेपी का कोई अगर जाट होता था तो उसको अछूत मान लिया जाता था। ये बीजेपी का जाट है, नहीं कुछ नहीं, इससे इसको मतलब उसको समाज में भी कोई ये समझते थे कि बड़ा उग्रवादी जाट है, इसको अलग रहो भैया। तो ये स्थिति जाट मतलब बीजेपी को फेवर नहीं करते थे तब? उस समय नहीं करते थे। उस समय जो बहुत गिने चुने जाट थे जो बीजेपी के साथ थे। हम उस समय में बीजेपी के साथ में जुड़े और जाट टोटली, जाट का मतलब कांग्रेस में जो जाट था वो अपने आप को अच्छा मानता था, बड़ा मानता था। जो बीजेपी के साथ था उसको यूं ही समझा जाता था कि भाई ठीक है। हम उस समय बीजेपी के साथ जुड़े, मेहनत करी, लोगों को जोड़ा, एक-एक करके सब कुछ एक और बड़ा नाम यहाँ बीजेपी में रहा जो आपने नाम लिया, उसमें जोगरा सिंह जी राजपुरोहित थे। बहुत लोग सबसे ईमानदार मतलब कहते हैं कि बड़ा जिन लोगों आप अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि जहाँ कार्यकर्ताओं की केयर है, वहाँ पर एक वैल्यूज की आप बात कर रहे थे, पार्टी लाइन पर एक वैल्यूज हुआ करती थी, तो जोगरा सिंह जी भी एक बड़ा नाम था। बहुत बड़ा नाम था। मैं बोल तो रही हूँ, जिन लोगों ने आज सेक्रीफाइस करके ये भवन खड़ा किया, उनका तो कहीं अता पता नहीं है। और जो कंगूरे चिपक गए वो आज धनी बन करके बैठ गए। उनको ये भी होश नहीं है कि किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं। अब तो वो सर्वेसर्वा हो चुके। इस चीज का फर्क आपने देखा, ये 2023 के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति हुई। आज भारतीय जनता पार्टी जो बाड़मेर सीट को हारी है, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है, क्योंकि मूल बीजेपी है नहीं। आया राम गया राम ला ला के आपने इकट्ठे कर लिए, तो जो दुखी कार्यकर्ता था, जो त्रस्त कार्यकर्ता था, वो अपने घर बैठा रहा, वो आया नहीं। और जो इधर उधर के थे वो इधर उधर खिसक गए और सब लोगों ने मिल करके इतना बढ़िया रिजल्ट दे दिया बीजेपी का कि आप देख लो क्या स्थिति हुई। शायद इससे बुरी स्थिति बीजेपी की आज दिन तक नहीं हुई, किसी भी समय में नहीं हुई होगी। ये कारण है।
और सबसे बड़ा दुख की स्थिति ये है निखिल जी कि 2023 का रिजल्ट आपने देखा, 2024 का रिजल्ट आपने देखा। हमने तो 2024 में भी भरसक कोशिश की, लेकिन मजे की बात ये है कि 2023 के रिजल्ट से पहले भी ना कोई ऐसी मीटिंग हुई संगठन की कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं। हम चिल्लाते रहे, कहते रहे कि भाई ढंग से करो, ये करो, वो करो। ना तो उस समय भी कोई संगठन ने अपनी लेकिन आप जिम्मेदारी तो रोचामल जी वाली श्रेणी में आ गई हैं, तो आपकी कौन सुनेगा। सही बात है। चलिए रोचामल जी तो अब एक उम्र पे भी पहुंच गए, अभी आपको उस उम्र में जाने में एक समय, लेकिन आप तो उम्र से पहले ही रोचामल जी बन गई। हम तो रोचामल जी बना दिए इन्होंने। जी, आप मिली हैं रोचामल जी से इन दिनों में, कभी गई हैं नहीं, उनसे मैं तो हाल-चाल? मिलती रहती हूँ सबसे। मैं तो जी। रतन लाल जी से भी मिलती हूँ, मैं पुराने लोगों से सबसे मिलती जी, रहती जी। हूँ। क्या कहते हैं, उनका भी दर्द है? दर्द सबको है, जी। ए टू जेड को है कि भाई जी। हमको कोई पूछता ही नहीं जिस है, पौधे को बुलाता ही हमने नहीं है। सींचा, जिस पौधे को हमने पलवित किया, बिल्कुल। उसके फल आज पर कोई और ये खा लोग रहा है। ये भूल जाते हैं कि ये समय इनका भी आने वाला है। जी। ऐसा नहीं है कि इनका नहीं आएगा, जो आज ये कर रहे हैं इनका नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो बाप के साथ होता है वो बेटे के साथ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता नहीं, है। मेरी एक बार बीजेपी के बड़े कदावर नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उनसे मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ। तो आज उनमें संभावनाएं दिखती हैं, तो आज उनका नाम है, कल आप में थी, तो आप में देखी जाती थी वो संभावनाएं। संभावना तो देखो कभी किसी के साथ हो जाती है। जी। ऐसा थोड़ी है कि भाई है ना, आज ये है और कल वो है तो ये है, ऐसा कुछ आप भी दर्द नहीं भी है। बड़ी हंसी में बयान कर रही हैं। और तो दर्द नहीं, मैं तो इन लोगों की मूर्खता को बयान कर रही हूँ, इनकी सोच को बयान कर रही हूँ कि ये हमारी पार्टी का ध्येय जगदीश नहीं सिंह की बड़ी होता अच्छी है। गजल भी तो है ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द, क्या क्या गम है जिससे गम है छुपा है। जिसे तो छुपा गम रहे तो यही है कि अब हमें दरकिनार कर दिया गया है। हाँ, चलिए, आपसे हमें मैं क्या और मतलब, पूरे पुराने कार्यकर्ता जी, आज ये महसूस करें अगर किसी पार्टी के अंदर कोई मतलब नहीं है, एक ही शब्द निकलता है सबके मुंह से, कोई मतलब नहीं है, तो वो पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी? आप ही बताइए मुझे। राम भरोसे। तो हो गया ना 23-24 का इलेक्शन, देख लो राम भरोसे। हो गया ना 23-24 में जो लोग पार्टी को हराने वाले थे, उनके जा करके लोग हाथ जोड़ जोड़ के ला रहे हैं और वो पार्टी के खिलाफ वो हरा रहे हैं। मतलब ऐसा मैंने अजीब तरीका नहीं देखा कि पार्टी के लोग ही पार्टी को हरा रहे हैं, उन पे पार्टी कोई के लोग एक्शन ही हो? पार्टी को हरा रहे वो हैं। लोग बेनकाब हुए जो इस तरह का काम कर रहे थे? उन पे सबको पार्टी ने पता कोई है। एक्शन क्या लिया? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या पार्टी की समीक्षा बैठक हुई 23 के लिए या 24 के लिए? आप बीजेपी से जुड़ी हैं, बाड़मेर लोकल के नहीं संदर्भ नहीं में आप ज्यादा अच्छी नहीं, बताएंगे। मैं तो देख रही हूँ, कहीं भी कोई समीक्षा बैठक नहीं ऐसा हुई, तो नहीं हुई और कहीं भी आपको कोई नहीं बुलाया नहीं हो? नहीं हुई नहीं सा, ना यहाँ हुई, ना वहां हुई, ना कहीं भी किसी विषय को लेकर के, ना तो विधानसभा चुनावों ऐसा भी में हुआ कोई होगा ना, समीक्षा हार गए बैठक। सो बीत गई, जो हो गई सो बीत गई, नहीं तो हार गए ऐसा सो बीत क्यों? गई। ऐसा किस बात का डर 28-29 में है? किस देखेंगे। बात का डर है कि समीक्षा बैठक नहीं की जाती है पार्टी के अंदर? ना 23 में हुई, ना 24 में हुई, क्यों नहीं हुई? समीक्षा की करेंगे तो अब आप जैसे रोचामल जी जैसे खुलकर बोलेंगे। नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप ईमानदार हो ना, आप बोलने पार्टी के लिए डेडिकेट संगठन है ना, तो आपको सबको तो बोलना आप कह चाहिए रही हैं ना। वो वैल्यूज नहीं रही पार्टी में, वो पुराने नहीं लोगों की रही, नहीं रही, इसमें क्या तो है? फिर आपको क्यों सुनेगी पार्टी? नहीं सुने तो नहीं सुने, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे ना। कंगूरों की ध्वनि अच्छी है तो नींव की ईंट का क्या लेना देना। देखो ये है, अगर हम किसी भी गंदगी पर ऊपर से मुलम्मा चढ़ाते जाएंगे कि ये छुप जाएगी, कितने दिन? इसको कितने दिन चलाएंगे? आने वाला समय, नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है। ये वैसे ही है जैसे ब्यूटी नहीं, पार्लर में गए, सज गए, बार बरसात आई तो धुल गया। नहीं नहीं, एक अब बरसात का नगर इंतजार पालिका है। इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के अगर से पहले पहले अगर हम इन सारी चीजों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी तो कंगूरे ही लेंगे, जब आप बता रहे हैं वो तो कंगूरे ही कुछ तारने का काम करेंगे। कंगूरे लेंगे, कंगूरे, कंगूरों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो उसके भी 17 बहाने तो बता नींव देंगे। में जो ईंट है वो रोती रहे। रोते ही आए ना, पिछले कितने सालों से सिर्फ एक बार हम बोर्ड बना पाए, सिर्फ एक बार अभी तक, जबकि पूरा शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, लेकिन हर बार हम मात खाते हैं, बोर्ड आप नहीं बना पाते। नहीं बना पाते। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे कि नगर पालिका का बोर्ड आप लोग क्यों नहीं बना पाते हैं, जबकि बीजेपी का बड़ा अच्छा माहौल है, लोकसभा और विधानसभा में आप यहाँ पर कमल खिला देते हैं, लेकिन बोर्ड में आपका कमल कहीं न कहीं दब जाता है। चलिए ये तो एक बात हो गई कि आप बता रही थी कि किस तरह से, चलिए हर दौर में होता है कि
पुरानों को रिप्लेस कुछ नए लोग ही करते हैं। आपको भी तो 2008 में टिकट दिया था बीजेपी ने, और उसके बाद जब वापस चुनाव हुआ 13 में हुआ था, आप निर्दलीय खड़ी होंगी सर, तो बीजेपी को झटका देने के लिए? नहीं। तो मैं तो मेरे स्वाभिमान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ी। ये स्वाभिमान वाली बात है, चलो उस पे बाद में आएंगे। लेकिन 2013 में आप खड़ी हुई और बीजेपी के खिलाफ बगावत कर गई, निर्दलीय आप 20,000 से ज्यादा वोट ले गई। बताते हैं पूरी फंडिंग आपको उस वक्त जो कांग्रेस प्रत्याशी थे मेवाराम जैन, उन्होंने करी, क्यों? ताकि आप बीजेपी के वोट काटें। क्या जब मैं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था तो क्या मैंने कांग्रेस से पूछ के निर्णय लिया था क्या? ये तो बात मैंने पहले ही बीजेपी के वो उच्च जो लीडरशिप थी उससे पहले ही कह दी थी, हायर लीडरशिप से, मैं चुनाव लड़ूंगी अगर आपने मेरा जबरदस्ती टिकट काटा। क्योंकि उस टाइम स्थिति ये थी कि पूरी सिचुएशन मेरे फेवर में होते हुए इन लोगों ने मेरा टिकट काटा, और अगर वो टिकट मेरे को मिलता तो उस समय मेवाराम जैन बुरी तरह से हारता। ये पूरी पार्टी भी जानती थी, सब कुछ जानती थी। उस सबके होते हुए भी पार्टी ने इस सीट पे मेरा टिकट काटा गया और इस सीट को बीजेपी हार गई। और मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने 5 साल नहीं 10 साल इस सीट पर लगातार काम किया था, और काम करने के बावजूद पब्लिक मेरे साथ में खड़ी थी, उसके बावजूद भी जबरदस्ती सिर्फ गंगाराम चौधरी को खुश करने के लिए मेरा टिकट काटा गया। और इसलिए फिर मेरा ये लाजमी था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है। इसमें कांग्रेस और मेवाराम जैन कहाँ से आ गया? जहां आप बता दी, आपका दावा है कि अगर 2013 में आपको टिकट देती तो मेवाराम हारता, लेकिन जब आपको टिकट नहीं दिया, आपने बगावत कर दी, तो मेवाराम की जीत का रास्ता भी आप ही ने बना दिया। नहीं, वो उसकी किस्मत है, वो ऑटोमेटिक बन गया। लेकिन मेरा मेवाराम जी ने मुझे फाइनेंस किया, ये बिल्कुल झूठी और गलत बात है। ये जो भी इस तरह की बातें फैलाते हैं, ये उनकी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है। क्योंकि मेरा तो पहले ही तय हो गया था कि अगर टिकट काटेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। ये मैं वसुंधरा जी से खुद को मुंह पे कह के आई थी। उसके बाद 2015 में आप कांग्रेस में आ गई मेवाराम जी की वजह से। वो आना मेरी मजबूरी थी। वो खाली उसका कारण मेवाराम जी नहीं थे, उसमें हरीश चौधरी भी एक कारण थे। हरीश चौधरी जी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा भाई साल भर मैंने इनका वेट किया। जब इन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, प्रियंका चौधरी जो उस समय लीडर बनी हुई थी बीजेपी की, जब इसने ना कर्नल सोनाराम जी को ये कह दिया कि मैं किसी भी सूरत में बीजेपी में तो आने ही नहीं दूंगी, कर्नल साहब को दबाव डाला। उधर वसुंधरा जी से भी जाकर के इसने कह दिया कि बीजेपी में मेरे लेने नहीं देना है। फिर मेरे पास क्या रास्ता बच रहा था, बताइए आप? मेरे कार्यकर्ता सारे परेशान थे। काम तो कार्यकर्ताओं को कराना पड़ेगा ना आपको। और उस समय सरकार में कांग्रेस थी, इस वजह से मजबूरी में मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा, इसीलिए कांग्रेस में गई। इसमें मेवाराम का कोई रोल नहीं था, उसमें हरीश चौधरी भी शामिल थे। हरीश चौधरी जी से मेरी बात हुई थी। तो आप बता रही थी कि आप कांग्रेस में गई, उधर देखा, उधर भी हाडे काले थे। हाँ, तो फिर ये जो आपको ले गए, जिन्होंने हरीश चौधरी ने आपको सपोर्ट किया, मेवाराम जैन ने सपोर्ट किया, तो उन्होंने आगे आपको बूस्ट करने के लिए अब उन्होंने उस समय, क्योंकि उस समय मैं गई थी वहां, जिला परिषद का चुनाव लड़ी मैंने, वो तो मेरे दम पे मैंने जीत लिया था। लेकिन इन्होंने कोई बहुत ज्यादा मुझे आगे सपोर्ट किया हो या मेरी कहीं मदद की हो, ऐसा मुझे लगा नहीं। किस तरह की मदद चाह रही थी भाई? असल में क्या हुआ था कि मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ से जिला प्रमुख को चुनाव लड़ूं, और उसके लिए मैंने इनसे पहले भी बात करी थी। उससे मैं इनसे पहले से ही पूछ के आई थी कि भाई अगर आपकी किसी और को लड़ाने की इच्छा है तो आप लड़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिला परिषद दोबारा लड़ने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं रिजी से भी बात करी, मैंने मेवाराम से भी बात करी, मैंने अमीन साहब से भी बात करी, मैंने मदन जी प्रजापत से भी बात करी। उन सब से बात करने के बाद फाइनल डिसीजन लेके मैं आई थी। हरीश जी ने भी कहा कि हाँ आप लड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब ने हाँ करने के बाद जब मैं यहाँ आई तो बात ये तय हुई कि किस सीट पर, क्योंकि सीट नंबर 13 जो मेरी अपनी सीट थी, लाजमी था कि मैं उसी पे लड़ती। कौन सी है 13 नंबर जगह? 13 नंबर, जिस पे मैं पहले से जिला परिषद की मेंबर थी कांग्रेस में। जैसे जिसमें रानी गांव है, तरात्रा है, ये सारी है। जब मैं यहाँ आई तो इन्होंने, मेवाराम जी ने तो पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि इस सीट पर तो लड़ाना नहीं है, क्योंकि वो मेरी सीट थी। उस पर 2 बार लगातार मैं जिला परिषद मेंबर रह चुकी थी। एमएलए आ जाता जुबान पे। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, इस पे तो हम आपको नहीं लड़ाएंगे, आपको 21 पे लड़ाएंगे।
21 के लिए भी मैंने हरीश जी से बात की, हरीश जी ने कहा ठीक है आप लड़ सकते हो। जब मैंने 21 के लिए फॉर्म भरा और मेवाराम जी को कहा कि मैं सुबह फॉर्म जमा कराना चाहती हूँ, तो मेवाराम जी ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ। फॉर्म जब लेके मैं सुबह पहुंची उनके पास, तो बोले कि मैंने कहा बुलाने की ज्यादा किसी को जरूरत है नहीं है, आप और मैं चल के जमा करा देते हैं। तो पता चला कि उन्होंने तो 9 बजे ही किसी को बुला के फॉर्म जमा करा दिया, उसी 13 नंबर उस 21 नंबर पे, जी, जिसमें हरीश जी और मेवाराम जी दोनों शामिल थे। जी। तो इस तरह की जब इन्होंने चीटिंग करी, तब मुझे लगा कि ये धोखा इनको नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। जी। पहले ही मना कर देते, मैं तो पहले पूछ के ही आई थी ना कि भाई ये सब। जब चीटिंग आपके साथ हुई तो आपको बड़ा बुरा लगा। तब मुझे लगा कि जब मेरे जैसे कार्यकर्ता के तो साथ 13 में जब आपने बीजेपी से चीटिंग करी तो बीजेपी मैंने क्या चीटिंग करी? मैंने चीटिंग नहीं करी है जनाब, मैंने पार्टी छोड़ी है। पहले पार्टी से इस्तीफा दिया है और कह के आई थी मैं कि अगर आप मेरा टिकट काटेंगे तो बगावत हुई, या तो टिकट मुझे दो नहीं तो मैं निश्चित रूप से मेरा हक था। 10 साल काम किया था मैंने इस सीट पर, और एक ऐसी लड़की को टिकट दिया जो घरेलू लड़की थी, घर बैठी हुई थी, उसको ला करके टिकट पकड़ाना। लेकिन उसका परिवार तो राजनीति से तो रहा। परिवार से क्या हुआ? कल को आप मेरी जगह मेरी बेटी को घर से ला करके टिकट पकड़ा दोगे किसी का हक मार के, तो ये क्या जस्टिफिकेशन है क्या? परिवार होने से क्या हो गया? दूसरी बात ये है, मैं कह के आई थी मेरा टिकट, अगर कारण दो ना, आप मुझे कारण दो, मेरा उसका एक कोई वाजिब कारण दो कि हम इस वजह से आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। वो इनके पास था नहीं। पर्टिकुलर लग रहा था शायद आप सीट नहीं निकाल पाएंगी। सीट तो निकल ही रही थी ना, मैं कह के आई थी 20,000 पार्टी को लगा होगा कि आप सीट नहीं निकाल पाएंगी, इसलिए आपका टिकट काट दिया। उनको कैसे लगा? किस बिहाफ पे लगा? जब पब्लिक व्यूज मेरे साथ आप में अभी थे। पहले बात कर रहे थे कि पार्टी में वैल्यूज होते हैं, अपने एक सिद्धांत हैं। आप तो बीजेपी की विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से रही हैं, टिकट कट गया तो आप बैठ जाते। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा आप मेरा टिकट काटते हो तो दूसरे कार्यकर्ता को दे दो, लेकिन दो तो कार्यकर्ता को ना। वो भी कार्यकर्ता नहीं थी? नहीं, उस समय वो कोई कार्यकर्ता नहीं थी। वो एक घरेलू लड़की थी, अपने घर बैठी आराम से सो रही थी। वो सिर्फ गंगाराम की पोती थी। ठीक है, नेपोटिज्म हुआ ये, और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद में मैंने कहा आप कार्यकर्ता, आप रतनलाल बोरा जी को दे दो, मैं मदद कर दूंगी। आपकी ईगो सिर्फ इस पे टकरा रही थी कि मेरी जगह वो दूसरी महिला ना आए। महिला वाली बात नहीं थी, वो पार्टी में कुछ थी नहीं उस समय पर, ना वो कोई कार्यकर्ता थी ना कुछ भी नहीं। 13 में ठीक है, लेकिन जो कार्यकर्ता दौड़ रहे थे उनमें से दो ना, किसी को भी देना है तो। अगर आपको देना ही है तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दो, वो भी नहीं देना है तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो आप जिसको स्वाभिमान कह रही हैं, वहां पर ईगो टकराया था, या ये बात ये थी कि खुद को प्रूव करना था कि अगर मैं नहीं आऊं तो इसको तो नहीं आने दूंगी? आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसको आत्मसम्मान भी समझ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि इतने सालों की मेरी मेहनत के बाद जिस तरह से नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिलेगी, तो जिस तरह से पार्टी ने दमन करने की कोशिश की आपका। हाँ जी, ये भी समझ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर उसमें आप कामयाब हुई। अब ये तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं कामयाब हुई या नहीं हुई। मेवाराम की एक जीत तो आपकी वजह से दर्ज कर दी 13 की। अब ये उसका भाग्य था मेवाराम जी का कि उनको जीतना था, या कहते हैं ना कि लेकिन चूंकि आपका जो स्वाभिमान की बात कह रही हैं, या कुछ लोग इसको ईगो कहेंगे कि आपने उनको रोक दिया, उसके बाद आप खुद डिस्टर्ब हुई, आप कांग्रेस में गई तो कांग्रेस में आपको सही तवज्जो नहीं मिली, आप इस 23 के चुनाव में फिर बीजेपी में आ गई, और आपने देखा इस बीच में जिसका विरोध कर रही थी, आप कह रही थी तो घर में सो रही थी, टिकट दिया, आज वो जो घर में सो रही थी आज निर्दलीय विधायक हो गई। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, शहर ने स्वीकार, राजयोग लिखा है उसके लिखा है तो अच्छी बात है। शहर ने स्वीकार भी कर लिया कि आपका पूरा संगठन, आप जब वापस बीजेपी में एक्टिव हुई 23-24 में, तो आप बता रही हैं जैसा कि आप वापस, तो 23 में जब आप बीजेपी में एक्टिव हुई तो बीजेपी इतनी एक्टिव हो गई कि वो तो पूरा, आपको कहते हैं कि यहाँ का पूरा संगठन, आपकी पार्टी तो निर्दलीय के साथ लग गई। अभी आप ही बता रही थी, सुना था मैंने, देखा था कुछ लोग लगे हुए थे बीजेपी वाले क्या संगठन लगा हुआ, जब भी तो उसको दीपक को 5,000 वोट आए जी। ये बड़ी बात नहीं कि बीजेपी सिंबल पे 5,000 वोट लाना बड़े शर्मनाक बात थी। बीजेपी के जो 23 के कैंडिडेट थे उनमें सबसे हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी रहे दीपक कड़वासरा, IITN है। हाँ हाँ,
और उनको आप बाड़मेर शहर नहीं देख पाया और सिर्फ 5,000 वोटों में उनको दे दिया। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जी। पार्टी में जब हम बनाते हैं कि सब हम बूथ बना रहे हैं, हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? क्या कहाँ गया वो संगठन? और मैंने एक दो संगठन बार का वो पहले भी कई नेताओं से पूछा है, मैंने कहा ये जो आप पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और इस जो बनाते हैं, हाँ, जब चुनाव आते हैं फिर कहाँ तो गए ये वो किन लोग? गलियों में चले जाते हैं? ये फिर शिव का भी मामला हुआ कि जब हाँ, आपका 23 का चुनाव हुआ शिव में, तो जो आपका कैंडिडेट रहा बीजेपी का, जो जिला अध्यक्ष भी रहे, पूरी तरह से हारे वो, और जो एक यंग कॉलेज से प्रेसिडेंट निकल के आए और मैंने एक बार उन्होंने पूछा था, एक बार जी, संगठन तो वो में सारे पन्ना प्रमुख वगैरह तो मैंने एक रविंदर बार सिंह के लग गए। एक बार संगठन में मजाक में जी, पूछा था, जी, मैंने कहा कि मैं एक बात बताओ, 2 चुनाव तो मैं लड़ चुकी हूँ। जी, मेरे तो ये बूथ और ये नज़र कहीं आए नहीं, संयोजक और पन्ना ये प्रमुख। हाँ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये लोग। जब व्यक्तिगत चुनाव आदमी लड़ता है तो वो व्यक्तिगत टीम के साथ में लड़ता है। ऐसा ही इस दीपक के साथ में हुआ। ना तो वहाँ कोई बूथ संयोजक था, ना कोई पन्ना प्रमुख था, ना कहीं कोई देखने कोई नहीं था। सारे के सारे निर्दलीय के साथ में जुट गए, तभी तो इतने वोटों से जीत गई वो। आप जो बात बड़ी हँसी में कह रही हैं, बीजेपी के लिए तो बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात शर्म होगी। नहीं, नहीं, इसमें विचारणीय बिंदु है ये। इस बिंदु पे अगर पार्टी को विचार करना चाहिए था, तो अगर भविष्य के लिए आप अगर बता इस रही हैं चीज कि को हार पे कोई समीक्षा ही नहीं हुई, तो कोई विचार कहाँ समीक्षा से ही होगा? करनी चाहिए थी, इस पे कोई समीक्षा नहीं, कोई विचार नहीं, किसी ने पलट के पूछा तक नहीं कि भाई ऐसा हुआ क्यों? आप सिंबल देते हो किसी व्यक्ति को और किसी के कहने पे देते हो बिना सोचे समझे, और जो वास्तव में लड़ सकता था, जो लड़ने जिनको लोग 4 वोट दे सकते थे, उनको तो आपने पूछा नहीं। और यहाँ पर जिसको भी जिम्मेदारी दी, जिसके कहने पे ये दिया, वो खुद ही व्यक्ति यहाँ से गायब, उसके एक बार भी इलेक्शन में यहाँ पे आया नहीं। अब मेरा कहने का मतलब है, कम से कम एटलीस्ट आप ये तो देखते ना कि आपने जो लंबे चौड़े बूथ बनाए, बूथों की आपने मीटिंगें कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े पे कागज काले कर रहे हो, वो सब गए कहाँ? कहाँ थे वो लोग? कौन लोग थे वो? कागजी हवा दौड़ाई। फिर बड़े सोचने की विषय है ये। सोच रहा है आपका संगठन अब इस पे? ये फर्क है गुजरात में और राजस्थान में। और मैंने ये कहा था, जी, मैंने कहा मैं 2 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ कि हमारे इतने बूथ बन, कई लोग टिकट मांगते हैं ना, जब इलेक्शन आते हैं कई लोग तैयार हो जाते हैं इलेक्शन के। मैंने कहा आप तैयारी कैसे करेंगे? हमारे हमारे बूथ तैयार। अरे भाई, बूथों से कुछ नहीं होता है, इन पन्ना प्रमुखों से कुछ नहीं होता। आपका पर्सनल आधार क्या है, उस पर डिपेंड करता है चुनाव। और वही हुआ, सेम चीज हुई। सारे शिव की ये जीत बने हुए बूथ और ये और शिव में वो जो का पता ही नहीं। शिव में जो रविंदर सिंह भाटी जीते, उसका सीधा सा असर था कि उनकी अपनी एक टीम थी, टीम, एक बस वॉलंटियर पर्सनल थे। टीम ही काम आती है। जी, क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में बहुत फर्क है। उनकी वहां पर्सनल का टीम। कार्यकर्ता कंप्लीटली डेडिकेट है और यहाँ का कार्यकर्ता व्यक्तिगत व्यक्ति के पीछे काम करता है। ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। आज अगर मेरी टीम मजबूत है तो मेरे पर्सनल उस पे मजबूत है कि मेरा उससे क्या संबंध है, मेरा क्या उन लोगों के बीच उठना बैठना है, तो मेरे साथ खड़े रह जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। जी, ये स्थिति है यहाँ के चुनावों जी, की, और ये रहने वाला है। राजस्थान में ये चेंज नहीं होना है, कम से कम अभी 10-20 साल तो। जी, राजस्थान में तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। पहली प्रथा आपने शुरू कर दी, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने की। ये प्रथा नहीं थी, ये बीजेपी ने शुरू कर दी। नहीं, नहीं, पर्ची से मुख्यमंत्री क्या बनाया? वो तय हो गया होगा, उनका तो नाम केवल अनाउंस ही करना था, जी, पर्ची वाला पर्ची थोड़ी वाला, है वो। पर्ची में कहा है था। चलिए, मैं आपसे कभी फिर और इस पर लंबी चर्चा करूंगा, लेकिन एक सवाल आपने बीच में कहा था कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है बाड़मेर विधानसभा में, और बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब म्युनिसिपल इलेक्शंस आते हैं तो पिछले 15 सालों से आप बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो मेवाराम की बहुत बड़ी राजनीति कहूँगा। देखिए, मेवाराम जी के साथ मैंने काम किया है। जी, मेवाराम जी की में एक बहुत बड़ी खासियत है जी, कि वो व्यक्ति 2-4 घंटे सोने के अलावा जितने भी घंटे बचते हैं जी, लाइफ के, जी, वो फुल टाइम बंदा राजनीति जी, करता है। जी, हर समय उनकी राजनीति दिमाग में रहती है। जी, हमारे पास में कोई लीडर ऐसा नहीं है, चाहे मैं ही हूँ, जी, जो 24 घंटे हर समय राजनीति ही करता हूँ। जी, बोर्ड बनाने में हमारी कमी ये है जी, कि हमारी पहले से एक्सरसाइज ही नहीं होती, जी, एक। जी, दूसरी चीज, हमारे कई धड़े हो जाते हैं। जी, ये हमारे
भाई साहब का धड़ा हो गया, ये हमारे राजनीति का धड़ा हो गया, ये हमारे एमएलए का धड़ा हो गया, ये हमारे मंत्री जी का धड़ा हो गया, ये हमारे एमपी साहब हो गए। अब ये 5 धड़े मिलते हैं, वहां वो करने वाला सिंगल है। पार्टी कंप्लीट विश्वास उस पे करती थी कि मेवाराम करेगा वो फाइनल, तो उसको फ्री हैंड दिया जाता था और वो व्यक्ति जो चाहे, उसको दिमाग में है कि किस आदमी के पास कितना सामान है, उसको वो कहाँ से हरा सकता है, कहाँ से जिता सकता है और उसका ऑल्टरनेट कैसे तैयार किया कर सकता है। तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए फ्री था। अब मेवाराम जी जो डिसीजन लेते थे उसको कोई भी डिनाई नहीं करता था, इवन कोई नेता उसका बीच में बोलता भी नहीं था। इवन मैंने तो देखा है, शायद हरीश जी भी कोई एक आध मुद्दे कोई टिकट पे बोलते होते बोलते, बाकी कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी ये है बीजेपी में कि कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जो नगर के टिकट बांट सके। उसमें सबकी अलग अलग राय है, उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये मेरा है ये तेरा है, फिर उसमें जातिवाद हावी हो जाता है। उससे क्या होता है, सही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम सही जगह टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम पहले से ही, क्योंकि पिछली बार कई टिकट मैंने देखा, कुछ तो पता भी इन लोगों को नहीं चला, कई टिकट तो ऐसे गए जो मेवाराम की पसंद के ही चले गए और उसने अपने लोगों को इधर भेज दिया। जो इच्छा हुई उन टिकटों को, इन लोगों को मालूम ही नहीं चला क्योंकि ग्रुपों में बटे हुए हैं, एक राय हो नहीं पाते और उस समय उसके मजे लग गए। और इस वजह से जो सही सिलेक्शन नहीं होने की वजह से हर बार हम वोट जो है हर बार चूक जाते हैं, जबकि माहौल बीजेपी के पक्ष का है। सही पूछा जाए ना तो जैसे इस बार भी अगर मेहनत करें थोड़ी सी। हरियाणा वाला हो गया, अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि सारे एग्जिट पोल हमारे फेवर में थे, मीडिया बता रही थी हम जीत गए, हम तो हार कैसे गए, ये समझ नहीं आ रहा ईवीएम में। सेम चीज होती है, हमारे पक्ष में बीजेपी का होता है लेकिन हम सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, कारण क्योंकि हम कई ध्रुवों में बटे हुए रहते हैं और टिकट बांटने में एक राय नहीं होने की वजह से कई बार कभी किसी को राजी करने पड़ जाता है, कभी किसी को पड़ जाता है और गलत टिकट चली जाती है। हर चीज का अच्छा, मेवाराम जी के पास क्या होता है, पहले से ही हर चीज के 2 और 3 ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और वो तुरंत उसको उठा लेता है। ए लाइन बी लाइन सी लाइन तैयार है, ठीक है। लेकिन अब चलिए किन्हीं कारणों की वजह से और आपसे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो आपसे हमारी बेबाक बातचीत है, बेबाक हमारे सवाल हैं, वो ये है कि अब तक आप बोर्ड नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस बार चूंकि मेवाराम अपने किन्हीं वीडियोस के और दूसरी किन्हीं कारणों से जो डिफेम हुए और पॉलिटिकली हाउस अरेस्ट कहेंगे हम इनको अभी इस वक्त हुए हैं, तो अब तो खुला मैदान है इस बार बीजेपी बोर्ड बनाने के लिए। खुला मैदान तो नहीं कह सकती, बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ लकड़ी तो करेंगे मेवाराम जी भी, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं वो। लेकिन फिर भी मैं फिर उसके अलावा कांग्रेस पार्टी तो है ही है, तो फिर अड़ंगा कर देगी। हाँ, अब जो भी है, देखिए राजनीति में मैं तो किसी को भी कमजोर नहीं समझती, है ना। लेकिन ये है कि इस बार मुझे विश्वास है, जिस हिसाब से मेरी बड़े नेताओं से उनसे बात हुई है, उस हिसाब से अगर चलते हैं सभी लोग तो इस बार बोर्ड बीजेपी का बनेगा आने वाले टाइम में, जिस तरीके से चलेंगे। लेकिन उसके लिए यही है कि सारा फायदा मिल सकता है। हाँ, बात मेवाराम कमजोर हो या दुरुस्त हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि इस बार जो पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी और इस पार्टी जो तरीके से चुनाव लड़ेगी वो एक मॉनिटर होगा। हाँ, बिल्कुल एक मॉनिटर होगा और उस हिसाब से ही इस बार टिकटें दी जाएंगी। पहले की तरह से बिल्कुल यूं भोपा टपरी नहीं होगी कि कोई भी बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, क्योंकि कई टिकटें जानबूझ करके ऐसे लोगों को दी गई जो बहुत कमजोर थे और मालूम था ये नहीं जीतेंगे, फिर भी दिए गए। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ठोक बजा के टिकट मिलेंगी और मैं जहां तक मेरा विश्वास है कि इस बार बोर्ड बन जाएगा बीजेपी। चलिए, राजनीति पे आपसे बहुत सी बातें हो रही थी। दरअसल मर्दुरेखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर मर्दुरेखा चौधरी। आपने पीएचडी किया और विषय भी है एसटीएससी की जो सामाजिक सहभागिता है, उस पर राजनीतिक सहभागिता पर इन्होंने चर्चा की। हम लोग एक जनरल बेबाक बातचीत और समझने की कोशिश कर रहे थे कि 97 से जो राजनीति में आते तो 24 पे आते आते कि जो राजनीति का जो आइडियल ग्राफ था वो कैसे डाउनफॉल में आया, कैसे बीजेपी में आपका आना जाना रहा, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की वास्तविक स्थिति क्या है। इन्होंने कई नाम बताए शहर के जिनको मैं जानता हूं, कभी मुलाकात होगी तो उनसे भी सुनाऊंगा।
लेकिन कुल मिला के ये है कि बीजेपी से जाकर भी इन्होंने देख लिया, बीजेपी में आकर भी देख लिया, लेकिन कोई स्थिति में बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अब चूंकि सारे चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा हो चुका, लोकसभा हो चुका, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, वो अब आने वाले हैं। और उस दौरान इन पुराने चावलों को कितना याद किया जाएगा पार्टी की ओर से, सवाल उस पर है। फिर आपसे कभी बातचीत होगी, फिर आगे चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दर्द आपने बयां तो किया है, लेकिन अभी उस मायने में नहीं बयान किया कि मुझे हाशिए पर लाने वाले जिम्मेदार कौन लोग हैं। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि कोई मरदुल्ली खां नहीं, को चलता राजनीतिक रहता है, हाशिए पर लाने राजनीति वाले चलता रहता है। कहते हैं ना कि ये तो समय है, काल चक्र है, काल की गति है, कभी चलेगी, कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे दिन होंगे, कभी आएंगे, कभी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो राजनीति में चरियती चरियती चरेवेती चरियती वैसे राजनीति में कहते भी है ना कि यहाँ कोई किसी को जगह नहीं देता, कोई जगह नहीं मुझको देता। गिरा कर तू चल सके तो चल। तो आपको कोई गिरा के चल रहा है सही से? मुझे तो नहीं लगता अभी तक ऐसा कोई बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर है। सब उलझ के रह गए वहीं की वहीं, जी, और सब ठीक होगा ठीक है। जहां तक मैं मानती हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा हो। शुक्रिया हमसे बातचीत